हेलो स्टूडेंट्स, हमने समाज की अवधारणा के अंतर्गत मेकाई और पेज ने जो 7 आधार हमको बताए थे उनको हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने रीतियाँ पढ़ लिया था, कार्य प्रणालियाँ हमारा हो गया था और अधिकार पर हम पहुंच गए थे, वो भी हमने लगभग पढ़ लिया था। आज हम चौथा जो है पारस्परिक सहायता, म्यूचुअल एड, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, समाज की सबसे बड़ी विशेषता अगर हम माने, सबसे बड़ा आधार हम माने तो पारस्परिक सहायता ही है। आज अब देखिए कि अकेला इंसान क्या कुछ करने में संभव है? नहीं होगा। उसे हर कार्य के लिए, उसे जीवन में अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा। तो समाज का अगर देखें तो एक मतलब संपूर्ण रूप जो है पारस्परिक सहायता के रूप में हमें देखने को मिलता है। समाज के लिए संबंधों का होना बहुत आवश्यक है, संबंध भी वैसे जो कि सहयोगी हो, जिनसे आपस में सहायता मिले। आपस में अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है समाज में व्यक्तियों के बीच में परस्पर सहयोग की भावना होना इसमें आवश्यक होता है। यदि आप देखिए सहयोग की भावना ही नहीं होगी तो क्या एक इंसान अपने जीवन भर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जहाँ पर पारस्परिक आवश्यकताओं को या संबंधों को बनाने की पावर है, उसी को हम समाज का नाम दे रहे हैं, क्योंकि समाज का दूसरा नाम ही पारस्परिक सहायता हम मान सकते हैं। जिस समाज में पारस्परिक सहयोग की मात्रा ही नहीं होगी उसमें वो समाज कहलाएगा ही नहीं। तो यानी कि जहाँ पारस्परिक सहयोग की मात्रा जितनी अधिक होगी वह समाज जो है उतना ही आगे बढ़ेगा, अन्यथा तो समाज का विकास होना संभव ही नहीं है। ठीक है, 5वें पर हम चलते हैं, समूह एवं विभाग, ग्रुपिंग एंड डिविजन्स। समाज जो है ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से एक ही है, एक ही समूह है, नहीं। इस समाज में बहुत सारे समूह हैं, उस समूह में बहुत सारे विभाग बने हुए हैं, जिनसे जो कि समाज के खंड कहे गए हैं, अलग अलग उसके विभाग है, भाग है। उनको हम समाज के अलग अलग इकाइयाँ या खंड उसको बोल सकते हैं, और इन खंडों और इकाइयों से मिलकर ही जो है समाज बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण रूप में समाज ही सिर्फ एक इकाई के रूप में कार्य करता है, ऐसा नहीं है। उस समाज के अंदर बहुत सारी इकाइयाँ, बहुत सारे खंड है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर समाज बना हुआ है और जो समाज के लोगों की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, तो समाज का निर्माण जो है बहुत सारे समूहों से, बहुत सारे विभागों के जोड़ से होता है, जिनकी आवश्यकता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और ये समूह एवं विभाग आपस में जितने संबंधित होंगे, जितने संगठित होंगे, उतना ही समाज जो है इतना अधिक उन्नत होगा, उतना ही उस समाज का विकास होगा। ठीक है, 6 पर हम चलते हैं, मानव व्यवहार का नियंत्रण। तो समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मानव के व्यवहार को नियंत्रण करना अति आवश्यक है। अपन ने जब अधिकार की बात की थी, ऑथोरिटी वाला टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था, उसमें भी अपन ने इसकी बात की थी कि मानव व्यवहार को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक होता है। ठीक है, यदि उसे नियंत्रण में नहीं रखा जाए तो समाज में एक अव्यवस्था फैल जाएगी। और इस मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए समाज में औपचारिक सोर्स भी हैं। वो क्या थे? वो है कानून है, न्याय व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है। ये सब जो है औपचारिक है, औपचारिक रूप से मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और एक अन्य तरीका भी है, उनको हम अनौपचारिक बोल सकते हैं, जैसे हमारी प्रथाएं हैं, धर्म है, हमारा जन रीतियाँ हैं। ये सब चीज़ें क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से मानव को नियंत्रित करती हैं। कहीं न कहीं धर्म जो है मनुष्य के अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न करता है जिससे मनुष्य को एक नियत ढंग से कार्य करने में, नियत ढंग से विचार करने में, उसे एक विचार करने में उसको सहायता मिलती है। उसको अपने ऊपर एक दबाव महसूस होता है धर्म का, कि नहीं, मेरे धर्म, वो जिस धर्म को मान रहा है उस धर्म में यदि किसी चीज़ को गलत माना गया है तो उसका मन उसे गलत ही मानेगा। कि शराब पीना गलत बात है तो वो उसको गलत ही मानेगा। वो जहाँ तक संभव होगा उस बुराई से दूर रहेगा। जब तक वो धर्म के दबाव में रहेगा, धर्म के क्षेत्र में रहेगा, वो उसके धर्म में बताई गई बुराइयों से दूर ही होने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं धर्म भी जो है नियंत्रण का, सामाजिक नियंत्रण का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, बाकी पुलिस प्रशासन है, कानून है, इनके प्रेशर से तो व्यक्ति अपने आप ही नियत ढंग से कार्य करने को मजबूर होता है। यदि कोई कानून ही नहीं होता हमारे समाज में, कोई न्याय व्यवस्था ही नहीं होती, किसी किए गए अपराध के अनुसार यदि उसे दंड की व्यवस्था नहीं होती, तो यहाँ क्या दंड और क्या अच्छा कार्य और क्या बुरा कार्य, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। तो यानी कि समाज में मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए 2 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में क्या आ गया? कानून आ गया, न्याय व्यवस्था हो गई, पुलिस प्रशासन हो गया। और अनौपचारिक में आ गई हमारी प्रथाएं, धर्म आदि।
ठीक है। इन सभी साधनों से जो है व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करके सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। आई समझ में? अब लास्ट हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। अब समाज में हमें पता है कि किसी भी पक्षी को भी अगर हम कैद करके रखते हैं, किसी पालतू जानवर को भी अगर हम बिल्कुल कैद करके रखते हैं तो उसे कितना बुरा लगता है और उसकी भावनाओं को देख के हमें कितना बुरा लगता है। तो यानी कि मनुष्य जो है हमेशा स्वतंत्रता का पक्षधर रहा है, लेकिन समाज में स्वतंत्रता का मतलब मनमाने ढंग से कार्य करना या व्यवहार करना, किसी को भी थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। बल्कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान करने से इसका मतलब है कि सब व्यक्ति अपना जो है विकास कर सके अच्छे विचारों के साथ, अच्छे मनोभाव के साथ। तो स्वतंत्र वातावरण में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करके समाज की प्रगति में अपना योगदान दे सकता है। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब ये है। ठीक है, देखिए मेकायो और पेज के अनुसार समाज जो है सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। इसको हमने पढ़ लिया था जब हमने परिभाषाएं पढ़ी थी। और जो ये हमने 7 आधार पढ़े हैं अभी, जो मेकायो और पेज ने बताए हैं, इसके 7 आधार हैं समाज के, जो कि हमने अभी पढ़े हैं। लेकिन इसके अलावा भी समाज के लिए 3 मुख्य बातों का होना आवश्यक है। उनमें से कौन कौन सी है? पहली जो है उसमें व्यक्तियों की बहुलता, कि अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे तो समाज किसका? हम पशु समाज का अध्ययन नहीं करते हैं, समाज शास्त्र में हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तियों का होना यहाँ पर आवश्यक है ताकि आपस में अंतःक्रिया हो सके, आपस में सामाजिक संबंध जो है बन सके। तो समाज के निर्माण के लिए काफ़ी मात्रा में कुल मिलाकर व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जिससे कि अंतःक्रिया और सामाजिक संबंध बन सके और हम उसको समाज मान सके। ठीक है, दूसरा जो है सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक संबंध ही समाज का मुख्य आधार है। हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही। व्यक्ति की किसी भीड़ को या झुंड को हम समाज नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप देखिए कोई भीड़, मान लीजिए सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट होने पर तुरंत वहाँ पर भीड़ जमा होती है। लेकिन आप देखिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि समाज में एक अंतःक्रिया और संबंध होने आवश्यक है। तो उसी कंडीशन में हम उस भीड़ को, उस ग्रुप को हम समाज बोल सकते हैं। लेकिन आप देखिए जब एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे लोग भीड़ में एक साथ हुए और जैसे ही वो सब मामला वहाँ से ख़त्म हुआ तो भीड़ अपने अपने काम में बिजी हो गई, अपने अपने रास्ते चली गई। तो उनमें ना तो कोई अंतःक्रिया हुई, ना कोई संबंध बना, है ना। तो पारस्परिक कोई संबंध नहीं बना, तो यानी कि उस भीड़ को हम समाज नहीं बोल सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, तीसरी जो है चीज़ सबसे मेन है वो है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन। व्यक्तियों के समूह व सामाजिक संबंधों के साथ साथ व्यक्तियों में सामाजिक अंतःक्रिया का होना भी बहुत आवश्यक है। जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी, संबंध नहीं बनेंगे, और जब तक सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे तो समाज को परिभाषित करना मुश्किल है। समाज की परिभाषा हम उसी को देंगे जहाँ सामाजिक अंतःक्रिया हो रही है, सामाजिक संबंध बन रहे हैं, पारस्परिक लोगों में हम की भावना पैदा हो रही है, उसी को हम समाज बोल सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि सभी समाजशास्त्री समाज के निर्माण के लिए सामाजिक संबंधों को जो है मुख्य रूप से आवश्यक मानते हैं, और वे ऐसे संबंधों की जो ये व्यवस्था है उसी को ही समाज कहते हैं।